किसी भी जगह का नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, वो एक पूरी कहानी होती है, एक पहेली होती है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे अलग अलग वक्त में अलग अलग साम्राज्यों ने एक ही जमीन को अपनी अपनी नजरों से देखा। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं, जहां झारखंड नाम की जमीन का हर एक नाम एक सुराग है, एक अलग दौर और एक अलग दुनिया का सुराग। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे पुराने जिक्र से। इतिहास की परतें हटाते हुए सीधे चलते हैं वैदिक काल में। तो ये है हमारा पहला अहम पड़ाव। सबसे पहला लिखित सबूत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ये दिखाता है कि वैदिक काल से ही इस भूमि की एक अपनी अलग पहचान थी, जो इसे बाकी इलाकों से अलग करती थी। अब देखिए, यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि एक ही समय के आसपास अलग अलग प्राचीन ग्रंथ इस इलाके को अलग अलग नामों से बुला रहे थे। कोई कह रहा है मुरुंड, कोई कह रहा है मुंड। इससे एक बात तो साफ होती है, उस समय इस क्षेत्र की कोई एक यूनिफाइड पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। तो मतलब साफ है, जमीन की पहचान हो रही थी उन लोगों से जो सदियों से वहां रह रहे थे, यानी मुंडा जनजाति से। उस प्राचीन काल में पहचान सरहदों से नहीं बल्कि वहां के मूल निवासियों से तय होती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ नाम इस क्षेत्र को इस आधार पर भी पहचान दे रहे थे कि वो क्या नहीं था। ये नाम एक तरह से एक लकीर खींचता था, जो ये बताता था कि ये इलाका वैदिक कर्मकांडों के केंद्र से बाहर है और इसका अपना एक अलग सांस्कृतिक रास्ता है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मंच पर आता है एक शक्तिशाली संगठित साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। और उन्होंने इस भूमि को एक सांस्कृतिक अजनबी की तरह नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखा। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। ये सिर्फ जंगलों का जिक्र नहीं है, ये इस इलाके के जबरदस्त प्राकृतिक संसाधनों की तरफ साफ साफ इशारा करता है। इसे एक तरह से एक अमीर रिसोर्स बैंक के तौर पर देखा जा रहा था। और ये देखिए, ये कितना फैसिनेटिंग है। एक भारतीय रणनीतिकार चाणक्य से लेकर एक ग्रीक ज्योग्राफर टॉलेमी तक और एक चीनी यात्री हुएनसांग तक, हर कोई इस जमीन को अपने अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक चश्मे से देख रहा था और नाम दे रहा था। टॉलेमी का मुंडिल तो साफ साफ मुंडा का ही ग्रीक वर्जन लगता है ना? ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अटवी सिर्फ जंगल के लिए एक शब्द नहीं था, ये एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज जिले या राज्य होते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए एक खास आठविक नाम का अधिकारी भी होता था। तो सवाल ये उठता है कि मौर्य साम्राज्य को इस इलाके में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों थी? जवाब चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। साफ साफ लिखा है कि शाही खजाने के लिए हीरे कुकुट देश की नदियों से आते थे। मतलब ये सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये साम्राज्य की इकोनॉमिक लाइफलाइन थी। तो अब तक हमने वैदिक ग्रंथ देखे, मौर्यों के दस्तावेज देखे और विदेशी यात्रियों की बातें भी सुनी, लेकिन वो नाम जो आज हम सब जानते हैं वो इस पूरे प्राचीन इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो नाम आखिर आया कहाँ से। और फिर अचानक 13वीं सदी के एक तांबे की प्लेट पर एक नया नाम उभर कर सामने आता है, झारखंड। किसी भी इतिहास में रुचि रखने वाले के लिए ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि ये नाम इससे पहले के किसी भी दस्तावेज में है ही नहीं। और इस नाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये दिल्ली में बैठे किसी सुल्तान ने नहीं थोपा था। ये नाम यहीं की जमीन से, यहाँ की संस्कृति और भूगोल से अपने आप निकला था। ऐसा लगता है मानो जमीन ने अपना नाम खुद ही रख लिया हो। लेकिन फिर दौर बदला और हमारी कहानी अब उन युगों में पहुंचती है जहां एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत ने जमीन की अपनी ऑर्गेनिक पहचान पर हावी होना शुरू कर दिया। तो ये थी पहली बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रीब्रांडिंग। जब सत्ता का केंद्र बदलता है तो ब्यूरोक्रेटिक कन्वीनियंस के लिए नाम कैसे बदल दिए जाते हैं, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। दिल्ली के महलों में बैठे मुगल शासकों के रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में ये पूरा इलाका कोखरा बनकर रह गया था। और जब अंग्रेज आए तो उनका नजरिया तो और भी ज्यादा कह सकते हैं मैकेनिकल था। उन्होंने नामों का एक बिल्कुल नया, रूखा और अजीब दौर शुरू किया, जिसमें से किसी भी तरह के कल्चरल या हिस्टोरिकल मीनिंग को पूरी तरह से हटा दिया गया। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, कितना लंबा ब्यूरोक्रेटिक नाम है। और जल्द ही इसे भी छोटा करके एक ठंडा बेजान सा एक्रोनिम बना दिया गया, SWFA।
कलकत्ता में बैठे अंग्रेज अफसरों के लिए ये जमीन कोई प्राचीन संस्कृति या आत्मा वाली जगह नहीं थी, ये बस कलकत्ता से साउथ वेस्ट में एक एजेंसी थी। दैट्स इट। हमारे स्रोत की ये लाइन इस बात को शायद सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। ये कितना डीह्यूमनाइजिंग था। एक ऐसी जमीन जो अपनी जनजातीय संस्कृति के लिए जानी जाती है, उसे बस एक दिशा और एक एजेंसी का कोड नेम दे देना, ये ब्यूरोक्रेटिक फाइल वर्क में पहचान को मिटा देने जैसा है। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में पहुंचने से पहले जरा इस जमीन की उस गहरी आध्यात्मिक कहानी को भी छूते हैं, जो इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक कहानी के साथ साथ हमेशा चलती रही। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ने, जी हाँ 20 ने, इसी क्षेत्र की पारसनाथ पहाड़ियों, जिन्हें सम्मेत शिखर भी कहते हैं, पर निर्वाण प्राप्त किया था। ये बात इस जगह को आध्यात्मिकता के एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक नज़र में फिर से देखते हैं। वैदिक काल की रहस्यमयी पुंड से मौर्यों के अटवी तक, फिर स्थानीय रूप से उपजे झारखंड से लेकर मुगलों के कोखरा और अंग्रेजों के SWFA तक, हर नाम एक अलग युग, एक अलग नजरिया और इस जमीन के लंबे इतिहास में एक अलग अध्याय को दिखाता है। आखिर में निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि किसी जगह का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता। ये इतिहास और इंसानी नजरिए का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये बताता है कि बाहरी ताकतों ने उसे कैसे देखा और उसने खुद को कैसे पहचाना। चलिए आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। कभी सोचिएगा कि जिस शहर या जिस जगह में हम रहते हैं, उसके उस सामान्य से लगने वाले नाम के पीछे भी क्या कोई ऐसी ही सदियों पुरानी भूली बिसरी कहानी छिपी हो सकती है? इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।